बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक जहांगीरी को ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई के बेटों का पाकिस्तान आने का ऐलान। पाक भारत जंग पर यूएनओ के माहिरीन की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ताईद। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल पर भारत मुखालिफ मुजाहिरे। इस पर डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोहर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक ठाक हूँ। अच्छा, और अल्लाह ठीक ठाक ही रखे भाई। आमीन जी, आमीन आमीन। बहुत बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं भट्ट साहब, बहुत बड़े बड़े फैसले। हमारे हर प्रोग्राम में पूरे वीक में जो कुछ हुआ होता है ना, उसमें एक धमाका ज़रूर हुआ होता है, बाकी तो मामला चल ही रहे होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जो जज थे उनके अगेंस्ट, और वो बड़ा फैसला ये साबित करता है कि कानून से बालातर तो भट्ट साहब कोई भी नहीं है। अच्छा, इस तरह की बातें मेरा ख्याल है हमारे पिछले प्रोग्राम में भी हो चुकी हैं। जी जी, ये खुद एहतसाबी का जो एक सिलसिला आप पहले ही होता था कि पाक फौज में है, तो अब अदलिया के अंदर भी लगता है इस तरह का सीन एक चल पड़ा है, और ये उसी से इसको ताबीर किया जा रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जो कि अब जस्टिस नहीं रहे, एक्चुअली इनके ऊपर जो एक मियां दाऊद जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी 2024 जुलाई में। सही। और उन्होंने ये कहा था कि जनाब इनकी जो डिग्री है वो जाली है, वो फेक है, या यूं कह लें कि वो कानूनी तरीके से हासिल नहीं की गई। ठीक है, लॉ की या जज की? लॉ की। ओके, बेसिक ही। हाँ, अच्छा, अब वो इस केस को फिर चलते रहे, इसमें मुख्तलिफ मराहिल आए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की जो फाइनल हियरिंग हुई है और कल उसका रिजल्ट आया, उसमें मामला ये हुआ है कि देखें, जब आप इम्तिहान देते हैं ना, मैट्रिक का दें, एफए का दें, बीए का दें, एमए का दें, तो अब तो खैर ऐसा इंटरनेट के ऊपर होता है, लेकिन जब जस्टिस जहांगीरी साहब ने ग्रेजुएशन की होगी या एलएलबी किया होगा, तो उस वक्त ये गजट आया करता था। एक इतनी मोटी सी किताब होती थी और वो किसी एक के पास होती थी, और सारे महल्ले के बाल जेडे उहदे चढ़े होंदे सन कि सानू पहले साडा रिजल्ट दस दे। वहां से आप कुछ पैसे देते, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, तो रिजल्ट आपको वहां से पता चलता था। और कहा जाता था अभी गजट आया है, बाद में रिजल्ट बाद में आता, रिजल्ट कार्ड बाद में आना होता था। अच्छा, अब ये होता था कि वो उसके जब वो गजट आता था ना, उसके आगे लिखा होता था, फर्ज करें वहां पे लिखा है बशीर, मोहम्मद बशीर वल्द मोहम्मद नजीर, और आगे लिखा होता था कि स्कूल का नाम अगर आपने स्कूल से दिया या कॉलेज से दिया है, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखा होता था, और आगे लिखा होता था कि आप पास हो गए, इतने नंबर हैं, आप फेल हो गए इन सब्जेक्ट्स में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा ना एक उस गजट के अंदर ये चीज होती थी। तो एक सबूत ये होता है कि आप इम्तिहान में अपीयर हुए, वो गजट आपका एक सबूत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था कि आपको एक रिजल्ट कार्ड मिलता था, मार्कशीट जो होती है, मार्कशीट जिसे कहते हैं। वो मार्कशीट जो है वो बताती थी कि आपके फलां सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, कितने में से कितने लिए, कितने में से कितने आए। फिर डिग्री की या सनद की बारी तो काफी देर बाद आया करती थी। सही। जो डिग्री है वो बीए में जारी होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो साल बाद, वो साल तो बहुत आप जल्दी बता रहे हो, कई कई साल बाद मिलती थी जांच। ठीक है, तो ये जो डिग्री थी, ये मामला ये था कि वो डिग्री दे रहे थे अपनी, रिजल्ट कार्ड नहीं दे रहे थे। देखिए, जो बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि मियां दाऊद साहब ने इस बात को बार बार, जो एडवोकेट थे उनके मद्दे मुकाबल, वो बार बार ये कह रहे थे कि सर वो जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो किधर, मार्कशीट जो है, मार्कशीट किधर है? आप यानी आपने एलएलबी पार्ट 1 किया, उसकी मार्कशीट किधर है? एलएलबी पार्ट 2 किया, उसकी किधर है? 3 किया, उसकी किधर है? तो ये तीनों के 3 रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट होनी चाहिए ना, तो किधर है वो दिखाएं। नहीं है तो आप डुप्लीकेट ले सकते हैं। हाँ, अब वो ये है कि वो इस पे बात नहीं हो रही थी। वो बात हो रही थी कि जी देखिए हमें टाइम दें, देखिए जी यूनिवर्सिटी नहीं कह रही कि डिग्री जाली है, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। इस तरह की बातें उनके जो वुकरा थे दिफा की साइड से, यानी जहांगीरी साहब की तरफ से, तो वो ये कह रहे थे। लेकिन मियां दाऊद का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है कि आपके पास जब आपने एलएलबी किया है तो आपकी एक मार्कशीट है, तो वो मार्कशीट जो है वो किधर है? उसके बाद अगली बात हो सकती है। अब उस मार्कशीट को क्यों नहीं पेश किया जा रहा था, उसी में तो प्रॉब्लम था।
प्रॉब्लम उसमें ये था कि आपके ऊपर जो कि अब जाहिर है कि चूंकि अदालत का फैसला आ चुका है तो लिहाजा ये बात की जा सकती है बिल्कुल उस की जा बिहाफ सकती है, के उस पे ऊपर हम, कि जो आपके ऊपर एक केस बना 24 जुलाई, नहीं जुलाई 2024 में, नहीं, 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 डेढ़ ये साल आपको टाइम दिया गया नहीं केस ताकि आप बात सुनो वो ये केस ही बना, आपने पार्ट 1 के एग्जाम दिया एलएलबी के और उसमें आप पर अनफेयर मींस का केस बन गया, ठीक है, जिसके बाद आप 3 साल के लिए अपीयर नहीं हो सकते थे। अब आपने क्या किया, आपने अपना नाम बदला, नई इनरोलमेंट करवाई और अपीयर हो गए तो आप इम्तिहान देना शुरू हो गए और डिग्री आपने हासिल कर ली, जो कि इलीगल है। बिल्कुल। अब ये कैसे साबित होता, जब वो रिजल्ट कार्ड्स आते, ठीक है, तो लिहाजा ये वो पॉइंट था जहां पर जाकर कोई जवाब नहीं था, तो ये इसलिए एक मामला हो गया। अब इसके अंदर एक और इशू भी जो तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ का तो इशू ये है ना कि वो हर उस बात की मुखालफत करते हैं जो इंसाफ पर मबनी होती है, ठीक है, हालांकि नाम तहरीक इंसाफ है पर इंसाफ की मुखालफत करेंगे नाम की हद तक। अच्छा, अब मामला ये है कि एक वो इशू ये उठा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये हमारे नाज़रीन को पता चल जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको वायरल कर रहे हैं कि कोई भी जो जज साहब होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनकी अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हो या उनको हटाया जाना मकसूद हो या उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मामला हो तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत जाया जाता है। सही। ये तो इस्लामाबाद के एक जज साहब जो हैं वो दूसरे इस्लामाबाद के जज को हटाई जा रहे हैं, ये क्या बात है, ये वो केस बनाकर पेश करें। अच्छा, अब मामला क्या है, ये एज यूजुअल प्रोपेगेंडा हाँ करना है ना, बात को फैलाना है, नेगेटिविटी फैलानी है। जी जी, हालांकि ये भी कह रहे हैं टाइम कम दिया, 1.5 साल बहुत टाइम होता है, आप खुद को प्रूव करें कि आप करना ही कुछ नहीं सर जी, का रिजल्ट कार्ड पे होने ले आगे दे देने, नहीं भी हैं, नहीं भी हैं तो आप डुप्लीकेट ले लें, 1.5 साल बहुत टाइम होता है, से नहीं निकलवा लें, बिल्कुल निकलवा लें, आप अप्लाई करें। अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह ये रहे थे कि जनाब 209 यानी आर्टिकल 209 के तहत आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाते केस, वहां पर डिसाइड होता कि जज साहब को हटाया जाना या रखना है। मामला ये है कि जज साहब का डिसीजन होता है 209 में, ठीक है। अब ये तो जज साहब कौन बन सकते हैं हाई कोर्ट के, जो वकील हो, बिल्कुल, और बहुत सारी शरायत है, लेकिन बुनियादी सबसे शर्त यह है कि आप वकील टाइम कितना हो, वो तो एक अलग है ना, एज इतनी हो, इतने साल प्रैक्टिस हो, वो तो एक अलग क्राइटेरिया, वो भी लाजमी हिस्सा है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज ये है कि आप वकील हो, ऑफ कोर्स, और वकील होने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, उसके बगैर आप वकील कैसे हो सकते हैं, बातों से तो नहीं हो सकते। आपकी एलएलबी की डिग्री ही गलत है तो आप वकील कैसे हो सकते हैं, तो जब आप वकील ही नहीं हो सकते जज कैसे, तो फिर आप जज कैसे हो सकते हैं। लिहाजा ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं था। मियां दाऊद एडवोकेट ने यही बात बड़े ही बेहतरीन अंदाज से अब हाई कोर्ट के सामने पेश की और जिस आर्गुमेंट को उनको बाय कर लिया गया, ये जाहिर है कि जो अदालत आलिया थी उन्होंने कहा ये आपके आर्गुमेंट को हम दुरुस्त समझते हैं, तो लिहाजा ये एक फैसला आ गया। अब उसके बाद एक प्रोसेस होता है, क्योंकि जाहिर है कि जो हाई कोर्ट के जज साहब होते हैं उनको हटाने के लिए फिर जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर उनको डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी कि ठीक है आप इनको हटा दें। वो प्रोसेस है पूरा, उसको अडॉप्ट कर लिया गया। लिहाजा अब अगर इन्होंने इस फैसले के खिलाफ कहीं जाना है तो अपील कर सकते, तो अपील करना वो उनका हक, वो जाए आगे, सुप्रीम कोर्ट है या आगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रॉपर फोरम कौन सा होगा इसके लिए, वो जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो तो जब तक फाइनल केस नहीं हो जाता वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मामला बना वो कुछ इस तरह से है, मगर इसको पेश तहरीके इंसाफ वाले बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में कर रहे हैं जो कि हकायक पर मबनी नहीं। मैं इसलिए इसकी तफसील में इस तरह गया हूं ताकि बात जो है लोगों को समझ आ सके। ओके, वो कहीं पे भी चाहें जा सकते हैं, उनके लिए सारे फॉरम अवेलेबल हैं। नहीं, लेकिन कुछ लोग अब पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन कुछ में जो है जिनकी बात आप कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ, बानी पीटीआई के बेटे एक बार फिर पाकिस्तान आना चाहते हैं। क्या भट्ट साहब पहले भी बात कर चुके हैं, क्या इस बार वो गए पाकिस्तान? अब पहले वो बात कर चुके हैं और इस बार उन्होंने एक जो पहले भी आना चाहते थे, इसलिए मैंने कहा क्या अब इस बार आएंगे? देखिए वो कहते हैं हमने वीजा अप्लाई कर दिया,
कर दिया। हाँ, पहले वो कहते थे कि हमें बस आने दिया जाए, अब वो कहते हैं हमने वीजा अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो जाहिर है कि वीजे का एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस को जब वो अडॉप्ट करेंगे तो उसका फिर एक रिजल्ट आएगा। अगर उनको जाहिर है कि क्योंकि ये यहाँ पर मामला पता क्या, वो बानी पीटीआई के बेटे तो हैं, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। ठीक है, मिलने तो आ सकते हैं। नहीं तो वीजा लेके आएंगे ना। हाँ, ऑफ कोर्स वीजा लेके आएंगे। अब वो वही हमारी गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि अगर वो कानून के दायरे में रह के आते हैं तो मोस्ट वेलकम। हाँ तो ठीक है, अब अगर वो आते हैं आए सही, आ जाएं आए, ठीक है आए, लेकिन यहाँ पर कुछ कानूनी पाबंदी है जो मैं आपके गोश्तगुजार कर दूं ताकि हमारे जो नाजरीन है उन तक भी पहुंच जाए। वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, सबके लिए। सबके लिए जी। वो मेरे लिए भी अगर मैं इंग्लैंड जाता हूँ, वो आपके लिए भी अगर आप अमेरिका जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप और मैं अमेरिकन या ब्रिटिश नेशनल नहीं, ठीक है। तो जो किसी मुल्क का नेशनल नहीं होता वो वहां पे पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, वो उस मुल्क के तमाम कवानीन की पासदारी करने का जो है पाबंद होता है, और ये तो है शहरी के तौर पर भी तमाम लोग जो हैं कानून की पासदारी के पाबंद होते हैं, लेकिन जो विजिटर होता है वो तो बहुत ज्यादा उसको केयरिंग रहना पड़ता है, क्योंकि वो अगर वहां पे किसी किस्म की वायलेशन करता है तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा, उसको सजा जजा अपनी जगह पे, लेकिन उसका फौरी तौर पर रद्देमल जो हो सकता है वो ये होता है कि आपको हाथ बांध कर सीट के पीछे बैठाया जाता है और आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है उस मुल्क जहां से आप आए होते हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक वो प्रोसेस है जो सैकड़ों पाकिस्तानियों के साथ इंग्लैंड, अमेरिका, दूसरे जितने ममालिक होते हैं वहां पर होते हैं, और ये वो प्रोसेस है जो पाकिस्तान के अंदर आए हुए गैर मुल्की जो यहाँ पर कानून की पासदारी नहीं करते, उनका वीजा जब खत्म कर दिया जाता है तो फिर उनको इसी तरह से वापस उनके मुल्क भिजवाया जाता है। तो ये वो प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ, वहां पर एक स्पेशल रूम है जहां पर मुलाकात होती है। बल्कि पिछले साल जब ये एक फैसला आया था केस का, जो जिसमें 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है वो बानी पीटीआई को, तो उस केस में की हियरिंग जब फैसला आना था तो उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था, और वो एक बहुत बड़ा कमरा है, ये जो हमारा हाल है इस स्टूडियो का, इससे भी बड़ा एक कमरा है, और वहां पर 3 लेयर्स हैं, जिनमें से एक लेयर जो है पार्टीशन जो है वहां पर बानी पीटीआई की जो फैमिली है, ठीक, यानी बहनें हुई, भांजे हुए, जी, वो उनके साथ वहां पर मौजूद होती है। ठीक है, तो बड़े आराम के साथ वहां पर मीटिंग हो सकती है, या अदरवाइज वैसे मुलाकात के लिए और बहुत सारी जगह जेल के अंदर होंगी, तो वहां पे बेटे बाप बैठ के आपस में बातें करें, बिल्कुल वहां पर खाना अच्छा, वैसे बट साहब जो भी रूल्स अलाउ करते हैं वो किए जा सकते हैं। बट साहब जब कोई इस तरह का मुश्किल वक्त होता है तो फैमिली और स्पेशली बच्चे, तो उनके मिलने से काफी बंदे को सपोर्ट मिलती है, और ये वक्त अगर हम देखें जब नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे भी आया था तो मरियम नवाज तो बेटी थी, साथ खड़ी थी, तो बच्चों के साथ होने से हिम्मत बढ़ती है ना। मुश्किल टाइम तो किसी पे भी आ सकता है। देखिए, ये मुश्किल वक्त कुछ होता है कोई किसी पे आ जाता है, लेकिन कुछ मुश्किल वक्त होते हैं जो आप खुद घसीट के लाते हैं। जो बानी पीटी के ऊपर मुश्किल वक्त है ना, ये इन्होंने घसीट के लाया, इन्हें किसी ने ये मशवरा नहीं दिया था, ये यानी अगर किसी ने दिया था और उन्होंने उसको मान लिया, हम उस मुश्किल वक्त की बात नहीं कर रहे, हमने ये कहा कि वो किसी पे भी आ सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चे आना चाहते हैं, तो मैंने कहा फिर सारे बच्चे आने चाहिए, वेलकम करना चाहिए ना। सारे बच्चे आने चाहिए, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं, हमारी गवर्नमेंट तैयार है। सारे बच्चे आ जाएं, यहाँ पर आकर मिलें, अपने बाप से मिलें, बाल वो अब आएंगे तो फिर उनको सियासत नहीं करनी, असल बात ही। अच्छा, अगर वो, ये तो आपने मेरा सवाल यहीं पे जो मेरे माइंड में बात आई थी कि अगर वो आते हैं अपने फादर से मिलने, तो पीटीआई को सियासी कोई फायदा नहीं होगा उससे, उनके आने से? देखिए, अगर वो आते हैं तो पीटीआई जो है वो उनके आने पर एक अपने वर्कर्स के अंदर एक जोश, एक हिजान सा तो पैदा कर सकती है, जो ट्विटर के ऊपर वो ऑलरेडी करते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर वो ऑलरेडी करते हैं कि जनाब बस इनकलाब जड़ा ना बूहे ते खलो गया आके ते अंदर आया खलोता जो इनकलाब। ठीक है, इस तरह की बातें तो वो करते रहते हैं, लेकिन जब ये उनके दोनों साहबजादे आ जाते हैं, अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, जैसे बानी पीटी की बहनें बाहर खड़ी हुई हैं,
वो उनके साथ धरना देने के जो हर अच्छा, हफ्ते पहले वो बानी करते हैं। पीटीआई की बहनें कहा करती थी कि वो पाकिस्तान आएंगे तो हमारी तहरीक को लीड करेंगे। हाँ, तो अब नहीं कर सकते ना बाबा, लीगल प्रॉब्लम। अगर करते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम वो उनका वीजा कैंसिल हो जाएगा और वो वापस पाकिस्तान उनको के भेज कानून के दीजिएगा। हाँ accordingly जी, फिर उनको सजा वापस भी भेज होगी। दीजिएगा। ठीक है। कानून तो यही कहता है। ठीक है। ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊं, कानून ये भी कहता है कि हुकूमत उनको वीजा ना दे तो कोई फोरम ऐसा नहीं है कि उनको हुकूमत से कहेगा जी इनको वीजा दें। भाई हमारा मुल्क है, हम नहीं आने देते किसी को, हाँ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। नहीं। ठीक है, तो ये भी एक मामला है। बाहर अब वो गवर्नमेंट अगर आने दे तो ये गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है। 9 मई का भी एक और केस का फैसला आया भट्ट साहब। फैसले को देखें तो उसमें बहुत सारी सजाएं तो हुई हैं, लेकिन जो 9 मई के वाकयात में या सानहा में या आप कहते हैं दहशतगर्दी में, यही वर्ड यूज करते हैं ना आप, जो उसमें मुलव्विस नहीं थे वो बरी भी हुए। तो क्या ख्याल है आपका इसके अच्छा, फैसले मैं आने आपसे में जो भी गुजारिश आया? करूं कि इसके अंदर कोई 21 मुल्जमान थे जिनके चलान पेश किए गए। कुछ ऐसे हैं जो मफरूर हैं, मैं उनकी तादाद को 17 के करीब है हाँ। जो मफरूर हैं, और उनमें नामवर लोग भी हैं पीटीए के। तो ये जो 21 मुल्जमान थे ये गिरफ्तार हुए, इनको अदालतों में पेश किया गया, इनके चलान कंप्लीट हुए और फर्द जुर्म लगी और पूरा एक प्रोसेस जो है लीगल वो अडॉप्ट किया गया। और ये इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने आज इनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई है, जिसमें मैं नाम बता देता हाँ, हूँ। वो जिसमें किन-किन डॉक्टर को? यास्मीन राशिद, जिसमें महमूद रशीद साहब इनको सजाएं हुई हैं 10 जी जी, एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा है। ये 10-10 साल कैद, और बाकी भी जो बाकी हैं उनको भी इसी तरह से 10 साल तक सजाएं हुई हैं। लेकिन Maximum। इसमें शाहमूद कुरैशी साहब जो है ना वो बरी हो गए। और मैं अक्सर ये बात बताता हूँ जब भी कोई फैसला आता है और जिसमें शाह साहब जो हैं वो बरी हुए होते हैं, तो मैं एक चीज़ अपने तमाम जो जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए शाह साहब जो हैं वो केस अदालत के अंदर लड़ते हैं, बिल्कुल बाकी सही, सब बाहर लोग नहीं। अदालत के बाहर केस लड़ने की शोर कोशिश मचा करते के। हैं। फैसला अदालत के अंदर से आना है, बाहर से नहीं आना। हालांकि शाह साहब तो मेन पार्टी के हाँ, लीडर थे, सर्व बड़ा नाम शाह साहब का। सर्व वाइस चेयरमैन है, सीनियर बिल्कुल, वाइस चेयरमैन है। बिल्कुल। और बानी पीटीए के बाद वो वाहिद शख्सियत है जो इस वक्त लीडर के तौर पर मौजूद हो सकते हैं। सही। तो जो शाह साहब हैं उन्होंने ये सबूत पेश किया कि जनाब मैं नहीं जब ये वाकयात हुए उससे 2-4 रोज पहले से लेकर उसके 2-4 रोज बाद तक मैं और मेरा बेटा ज़ियान कुरैशी वो कराची में थे, मेरी बेगम बीमार थी और एक हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर, उन्होंने बताया, सबूत दिए हुए हैं कि जनाब हम दोनों वहां पर थे, ये हमारे सबूत है, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लें। ठीक हो गया। तो जब वो मौके पर मौजूद ही नहीं, जब वो मशवरे में भी मौजूद नहीं, जब मशवरा जहां पे हो रहा है, ये जमान पार्क में मशवरा हुआ था, वो वहां पर भी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उनको सजा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। अब बाकी जो लोग हैं वो इस तरह की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि जनाब वो नारे मारते हैं, तो नारों के साथ तो आप अदालत को मरूब नहीं कर सकते। वो सोशल मीडिया को अपनी अदालत सोशल मीडिया पे आप लोगों की हमदर्दियां ले लें, आप सोशल मीडिया के ऊपर ये कह लें कि जनाब आपकी रेटिंग बढ़ गई, आपका नाम आएगा तो किसी का व्लॉग चल जाएगा, आपका नाम आएगा तो कोई $4 वध आ जाएंगे, लेकिन अदालत जो है वो सबूत और गवाह मांगती है। तो वो शाह साहब ने केस अदालत के अंदर लड़ा है और बाकी लोग केस अदालत से बाहर लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। बट साहब आपने किया, इससे पहले कि आप इधर उधर बात को ले जाएं, बड़ी खूबसूरत बात है कि केस जो है ना उन्होंने अदालत के अंदर लड़ा है, अपनी बेगुनाही के सबूत दिए हैं तो वो बरी भी हो गए हैं। जो अदालतों के बाहर केस लड़ते हैं फिर उनको तो सजाएं होती हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। जहां बात ज़ियाबितस या शुगर एक दायमी मर्ज है जिसमें जिस्म खून में ग्लूकोज को मुनासिब तौर पर इस्तेमाल या कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी बुनियादी वजह इंसुलिन की कमी, उसकी खराबी या उसके असर में रुकावट है। इंसुलिन लबलबा बनाता है और यही खून में ग्लूकोज की सतह को मुतवाजन रखती है। ज़ियाबितस की 2 बड़ी अक़साम है,
टाइप 1 जिस्म इंसुलिन बिल्कुल पैदा नहीं करता। टाइप 2 इंसुलिन तो बनती है लेकिन मौसर तौर पर अपना काम नहीं करती। ये अक्सर मुनासिब ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और अद्वियात से काबू में आ जाती है। पाकिस्तान ज़ियाबीतस के मरीजों की तादाद के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर है और हर 4 में से एक पाकिस्तानी इस बीमारी का शिकार है। इसके नुमाया असबाब में मोटापा, गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, ज्यादा मीठा और चिकनाई का इस्तेमाल, वर्जिश की कमी, कज़न मैरिजेस और दीगर मौरूसी अवामिल शामिल हैं। अहम अलामात में बार बार प्यास लगना, गैर मामूली भूख, वजन में कमी, थकावट, नजर की कमजोरी और जख्मों का देर से भरना शामिल है। बरवक्त तशखीस, सेहतमंद ग़िज़ा, मीठी और चिकनाई वाली अशिया से परहेज, रोजाना वर्जिश, चहलकदमी और बाकायदा शुगर टेस्ट, ये अवामिल आपको ज़ियाबीतस के खतरात से महफूज रख सकते हैं। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया। जहां बात पीटीआई की हो रही है तो इनकी बहुत सारी जो आदतें, हरकतें और ताने बाने जो है ना, अपने मोदी सरकार से बड़ी मिलती हैं। अब तो बड़ी एक यूएनओ की तरफ से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई है और जो इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ड्रामा किया था भारत ने और ऑपरेशन सिंदूर रचाया था जिसमें ठीक ठाक धुनाई करवा चुके हमसे, उसकी भी उन्होंने बात की है कि ये कानून की आलमी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है इन्होंने। तायीद आ गई है उसकी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, उसका आर्टिकल 51 है जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी की। बात कर दी। बार वो देखिए जो है ना हिंदुत्व की पॉलिसी जिसके तहत इस वक्त इंडिया जो है पिछले कोई 11-12 साल से रन किया जा रहा है। पहले ये गुजरात का एक सूबा था जहां पर ये हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत गुजरात को रन किया गया और वहां पर जो लीडर थे उनके गुजरात के सीएम थे, उन्हें बुचर ऑफ गुजरात कहा गया। अच्छा, अब मामला यह है कि वो हिंदुत्व की पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, लिहाजा वो किसी बैनुल अक़वामी कानून को नहीं मानते। उनके नजदीक कोई इंसानियत नहीं है, उनके नजदीक कोई उनके अपने मुल्क का कोई कानून नहीं है। वो जो दिल करता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये काम उन्होंने अपने मुल्क में तो कर लिया, पाकिस्तान के साथ ये काम नहीं चल सकता था। वो गलत फहमी का शिकार हो गए कि जनाब मैं अगर यहां पर अपनी अपोजिशन को दबा लूंगा, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अंदर कर दूंगा, अगर मैं राहुल गांधी को अंदर कर दूंगा, अगर मैं जनाब बाकी लीडरशिप जो है उसको अंदर कर लूंगा, तो ये पाकिस्तान के साथ भी मैं जो मर्जी कर लूंगा। ये उनका ख्याल था, उनका गुमान था। फिर उन्होंने 7 मई 2025 को हम पे हमला किया, 6 और 7 मई की दरमियानी रात। और फिर उसी रात पहले आधे घंटे के अंदर हमने उनके 7 तैयारे गिरा दिए, 7, जिसमें शायद 4 राफेल थे। ये जो आधे घंटे का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये टर्म मैंने इस्तेमाल की, ये मैं अपने पास से नहीं किया। ये उनके एक साबिक वजीर आला और कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा कि जंग तो आधे घंटे में खत्म हो गई थी। सही। क्योंकि पाकिस्तान के जो शहीद थे, पाकिस्तान के जो तैयारे थे, वो इस तरह से हमारे तैयारों को निशाना उन्होंने बनाया कि हमें समझ नहीं आई हमारी एयरफोर्स को कि हमने करना क्या। और हमने सिर्फ आधे घंटे बाद अपने सारी एयरफोर्स को लैंड कर लिया था, क्योंकि अगर हम फजा में रहते तो पाकिस्तान हमारे मजीद तैयारे गिरा देता। ये जिसका मतलब ये हुआ कि डर कर वो भाग गए, दुमदमाकर भाग गए। ये कौन कह रहा है? एक तो था ना कि मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं, हम पाकिस्तान नहीं है। नहीं, ये उनका अपना एक लीडर कह रहा है और एक साबिक वजीर आला ये बात कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आप ये देखिए कि ट्रंप साहब तो हर दफे कहते हैं
कि जनाब वो जंग जो है मैंने रुकवाई और वरना बड़ा मारना सी पाकिस्तान बिल्कुल में। ठीक बात है। ठीक है, तो अब ये जो एक सीन बना था उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने इंडिया को 100% गिल्टी करार दिया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये जो कुछ ही इन्होंने किया है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, वो बाकायदा तौर पर वायलेशन है और ये हम तो पहले से कहते आ रहे हैं। अब ये काबिल कबूल नहीं। अच्छा, लेकिन बात जो है ना वो सिर्फ यहां पे रुक नहीं ना रही। अगर आप नोट करें तो इंडिया जो है वो अभी तक सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक चीजों को आगे नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, अब वो सिंध ताश मुआहदे से अगर इधर उधर होता है तो उसके नतीजे में दुनिया समझती है कि एक और जंग हो सकती है और वो जो जंग होगी वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो लिहाजा दुनिया ये इंडिया को समझाने की कोशिश कर रही है कि मतलब अब मैं अब अगर अपने लाहौरी अंदाज में कहूं कि बंदे दा पुत्र बन, ठीक है, बन नहीं रहा। हाँ, तो ऐसा नहीं एकता ना कर, बन बाज आ नहीं जा। रहा। देखिए, अपना दुश्मन खुद है, अपनी बदनामी का बाइस खुद बन रहा है मोदी। फॉल्स फ्लैग ड्रामा किया पहलगाम का, बिल्कुल, false बदनाम flag, हो वो गया, साबित हो बुरी गया। तरह से साबित हो गया। ऑपरेशन संदूर में नाकामी हुई, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। भारत में आवाम जो है वो भी, अब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं, इसके बावजूद वही आपने कहा है कि बंदे दा पुत्र नहीं बन रहा, अपने वही ऊंचे हथकंडे जो है उसे बाज नहीं आ रहा। कभी पानी पाकिस्तान में छोड़ देता है, कभी बंद कर देता है। उसको ये समझ क्यों नहीं आती कि तुम्हारा वास्ता किस कौम से पड़ा है। अच्छा, टेक्निकली भी तुम्हें मैं ले आपसे दे गुजारिश करूं, जाएगी। देखिए वो अपनी आबी जारियत वगैरह की कोशिशें करता रहता है। अभी फिर उसने की है पानी बंद किया। हाँ, लेकिन कम मैं हुआ है। हाँ किया हुआ है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसका ना इंडिया को खुद बहुत नुकसान हुआ है। अगर आप नोट करें तो उन्होंने जब पानी हमारा रोका, ये जब सैलाब वगैरह आया तो फिर उन्हें पानी छोड़ना पड़ा मजबूरन, क्योंकि अगर वो पानी ना छोड़ते तो उनके डैम जो है वो टूट जाते। लेकिन वो जब पानी उन्होंने रोका हमारा, तो आप ये देखिए उसके नतीजे में जो भारतीय पंजाब है, हाँ, वहां पर कितना कितनी नुकसान तबाही हुआ, हुई, बिल्कुल वहां पे सही। कितनी तबाही हुई। लेकिन इस बात का मोदी सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के जो लोग हैं, यानी भारतीय पंजाब के जो भारतीय लोग हैं, पंजाब, ठीक है। उनको मोदी सरकार जो है वो अपना तस्लीम नहीं करती। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं जो कि यानी इंडिया को अच्छा, से यूनाइटेड अलग होने नेशन की ने इस पे भी मूवमेंट्स बात की है जो इन्होंने अपने पंजाब के साथ की है। जी जी, ये उसका एक, मैं ये बात जो कह रहा हूँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने नोट किया होगा कि भारतीय पंजाब के जो वहां पे वजीर आला हैं, जी। उन्होंने बड़े ही यानी तंज के साथ, बहुत ही ज्यादा गुस्से से ये बात की थी कि भाई आप फैसले दिल्ली में करते हैं, असर हमारे पंजाब में होता है। उन्होंने बड़े पंजाबी में ये कहा था कि डुबने तो असी पे हैं मोदी साहब, तुसी तो उत्थे बैठे दिल्ली, तुसी तो गुजरात च बैठ, गुजरात दे रहने वाले हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता पंजाब के लोगों की बीतती। तो ये जो बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मूवमेंट जो पंजाब को, यानी इंडियन पंजाब को इंडिया से आजाद करवाने के लिए दहाइयों से चल रही है, उसके अंदर अब मजीद जान पड़ती चली जा रही है। तो मोदी को अक्ल कब आएगी? नहीं, मोदी को अकल ना आए तो चंगी गल है। देखिए ना, इंडिया अगर आवाम का नुकसान हो रहा है। नहीं, उसका नुकसान होता रहे, हमें उसके नुकसान से तो हमें तो फायदा, अवाम का नुकसान तो अवाम इसीलिए तो फिर उसके खिलाफ हो रहे हैं ना, इसीलिए तो पंजाब के लोग जो हैं वो मोदी के खिलाफ हैं। तो ये एक यानी उनके अपने मुल्क के अंदर एक पूरा एक मूवमेंट जो है ना बन रही है कि इंडिया से आज़ादी की बात जो है ना वो की जाए। और इसके लिए कनाडा, आप जानते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से ऑलरेडी लोग मौजूद हैं पंजाबी जो ये बात करते हैं कि जनाब इंडिया से आज़ादी लेना हमारा मकसद है। खालिस्तान मूवमेंट वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गए हैं, और ये उसकी वजह मोदी सरकार की वो पॉलिसीज जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात और बॉम्बे और इन एरियाज को ज़हन में रख के वो बनाते हैं। वो पंजाब को, वो जो चंडीगढ़ है, ये कश्मीर है, इन एरियाज को ज़हन में रख के वो अपनी पॉलिसीज को नहीं बनाते, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। आपने कनाडा की बात की, मोदी की बात हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैंने कहा इसको कब अक्ल आएगी? ये अपने अलावा व्हाट्सएप अभी तक दूसरे ममालिक, दूसरी कंट्रीज में दहशतगर्दी करवाने से बाज नहीं आ रहा, करने से बाज नहीं आ रहा। पहले कनाडा की बात की आपने, कनाडा में सिख लीडर्स को मरवा दिया,
अब जो है वो बांग्लादेश में वो जो स्टूडेंट था, जी, वो जी। जो लीडर था स्टूडेंट उस्मान हादी। शरीफ उस्मान हादी, उसको मरवा दिया। तो ये इसकी दहशतगर्दी क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, बाज नहीं आ रहा? देखिए ये जो बांग्लादेश है ना, अब यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि ये बात भी जरा रिकॉर्ड पर आ जाए, ताकि जो तहरीक इंसाफ के मतलब बिल्कुल मासूम से जहन है जिनको वर्गलाया जाता है, वो ये बात को जरा समझ सकें कि ये जो मुजीबुर रहमान था जी, वो पाकिस्तान का गद्दार था। ठीक। उसने इंडिया के साथ मिलकर साजिश की और बांग्लादेश बनाया। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है, ये बात ठीक। ऐसी नहीं कि इसके लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब जो बानी बेटी आई हैं जी, वो आइडियलाइज करते हैं मुजीबुर रहमान को, और मुजीबुर रहमान की जो हालत हुई थी, किस तरह से उसकी मौत हुई, वो भी इनको बताना चाहिए सबको कि किस तरह से मौत हुई थी। अब जो बांग्लादेश बना था उस वक्त मुजीबुर रहमान की क़यादत के अंदर, वो एक्चुअली एक पपेट स्टेट बना था इंडिया का, और इंडिया जो है मुसलसल उसको अपने बगल बच्चे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट बहुत सारे ममालिक के। वहां पर एक मूवमेंट जो है वो स्टूडेंट्स ने शुरू की डेमोक्रेसी के लिए, और ये शरीफ उस्मान हादी जो है उस मूवमेंट के लीडर थे। बिल्कुल। और वो मूवमेंट जो है उन्होंने दिनों के अंदर इतना ज्यादा मोमेंटम पकड़ा कि मुजीबुर रहमान की बेटी को भागकर इंडिया में ही पनाह जाना लेनी पड़ा। पड़ी, और इंडिया ने उसको पनाह दी। बिल्कुल। साबित हो गया कि वो हसीना पपेट वाजिब। थे, साबित हो गया कि साबित वो हुआ। पपेट थी। अब इंडिया के हाथ से बांग्लादेश निकल गया। फिर अगली बात ये हुई कि शरीफ उस्मान हादी ने एक नारा लगाया था, वो कहता था कि मैं पूरे बंगाल को एक करूंगा। यानी जो इंडियन साइड का बंगाल है वो एक अलग मुल्क बनाना चाहता था। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि पंजाब वाले इनसे आजादी चाह रहे हैं, उधर बंगाल वाले भी चाह रहे हैं। तो इधर से शरीफ उस्मान हादी की जो मूवमेंट थी उसका इंडियन बंगाल के अंदर बड़ा असर हो रहा था, तो लिहाजा इन्होंने उसको वहां पर कत्ल करवा दिया। और जब वो उसको कत्ल करवाया तो इनका ये ख्याल था कि ये अब मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो दूसरा आ गया। रिजल्ट ये आया कि इस वक्त जो पूरे का पूरा बांग्लादेश है, मुजाहरे तो जाहिर है बांग्लादेश में हो रहे हैं, लेकिन यानी ढाका में हो रहे हैं, चिटागंग में हो रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे इस चीज का जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार को ठहरा रहे हैं, वो इंडिया को ठहरा रहे हैं। ठहरा नहीं रहे। दहशतगर्द आए भी वहीं से, ये भी साबित हो गया। वहीं की आवाम कह रही है, वापस गए भी वहीं पे। जो पकड़ा गया, जो बाइक पे था, जिसने गोली चलाई, सब कुछ तो उन्होंने क्लियर सामने रखा है। सामने आ गया ना। तो लिहाजा अब इंडिया ने जो किया वो अब उसको उल्टा पड़ गया एक्चुअली। तो अब इंडिया जो है वो, ये मैं अगेन आपसे कह रहा हूं, वो जो 7 स्टेट्स है जिसको 7 स्टेट्स, बिल्कुल वो वाला एरिया भी जो है ना, वो भी अब वहां पे ऑलरेडी मूवमेंट्स हैं इंडिया के खिलाफ। अब वो और ये बांग्लादेश और जो इंडियन बंगाल है, ये सारा मिलकर वो वाली साइड जो है इंडिया की, वो बहुत ज्यादा इंडिया उस साइड से प्रॉब्लम में आ रहा है। और वजह सिर्फ एक है, मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी पे जारी रहेंगे तो मोदी सरकार का टाइम खत्म हो ना हो, इंडिया खत्म हो जाएगा। नजर आ रहा है जो इंडिया हालात के चल रहे हैं। टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात इंडिया के लोगों को सोचने की है कि ये जब तक मोदी सरकार बैठी है, यहां पर ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है एक्चुअली, इसके पीछे सारा का सारा इंडियन यानी फंडिंग है, इंडियन उनकी दहशतगर्दी है, जो उन्होंने, आप जानती हैं, शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करवाया। इससे कत्ल पहले करवाया, जिसकी कातिल की शनाख्त भी हो गई है फैसल करीम मसूद के नाम से, जिसने गोली चलाई है। उसके बाद जो मोटरसाइकिल वाला था उसका नाम भी उन्होंने आलमगीर शेख बताया है। मतलब वो तो हर जगह उन्होंने अपने पहुंच गए हैं। नहीं, जाहिर है वो तो पहुंच जाना था, क्योंकि वजह ये है कि ये जब से जो शेख हसीना है, हसीना वाजिद, वो जाके इंडिया में उन्होंने पनाह ली है, उस वक्त के बाद से तो आम आदमी, यानी वहां का जो बंगाल का आम रेडी वाला भी है ना, उसको भी बात क्लियर होगी कि ये तो इंडियन एजेंट थी। असीन वजीर बड़ा आगे बढ़ाया। तो लिहाजा अब उनकी वहां पर वो वाली पॉपुलैरिटी या उनकी वहां पर हमने भी तो किसी को वजीर आजम बना के बिठाया हुआ था। सानू पता लग गया ना, हमारी आवाम को पता चल गया। हाँ, हमें पता चल गया ना। तो लिहाजा तहरीके अदम एतमाद आई
हाँ। और उसके नतीजे में वो उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल एक आईनी तरीके से खत्म हुई और उस गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद दोबारा जो इलेक्शन हुए उसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जीत कर आई और एक बिल्कुल आइन के तहत प्रोसेस चल रहा है। और याद रखिए कि पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, दुनिया में वही मुल्क और वही समाज तरक्की करता है जो अपने बनाए हुए कवानीन के तहत चलता है। जब आप अपने कवानीन की ही खिलाफ वर्जी करते हैं तो चीजें खराब हो जाती हैं। इंडिया एक सेकुलर स्टेट के तौर पे बना था और उनका ये नारा था और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बुनियादें कुछ इसी तरह की रखी गई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसको एक हिंदू स्टेट बना दिया अमली तौर पे, लिहाजा वहां पर अब प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं। गुजरात का बुचर भारत का बुचर बन गया। जी जी, वो साबित होगा, ये इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। आप लिख के रख लीजिए ये बात। अच्छा, इस दहशतगर्दी पर जो आलमी बरादरी है वो क्यों नहीं नोटिस लेती? देखिए, ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं हर इसमें किसी कंट्री की आप बात कर लें, वहां जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है भारत पीछे, भारत की स्पॉन्सर्ड है, भारतीय हैं, भारत के भेजे हुए मैं आपको बताता हूँ, पकड़े जाते हैं, बेनकाब हो जाते हैं। ये नहीं कि ख्याली बात है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो कनाडा का एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़े खुल के कहा कि राह दहशतगर्दी करवा रही मेरे मुल्क। बिल्कुल। और जब मोदी वहां पर कनाडा में गए तो वहां पर जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, मोदी वहां पर प्रेस के सामने नहीं आए, मीडिया के साथ उन्होंने बात नहीं की, कोई इंटरेक्शन नहीं किया। जब उनका जो प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, वो मीडिया के सामने आया तो उसको बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो जाहिर है कि इंटरनेशनल अरेंजमेंट में मोदी वहां पर गए हुए थे, तो लिहाजा वो अब ये नहीं वो कर सकते थे कि इनको निकाल दें। प्रेशर उनके अवाम का यही था। लेकिन मामला यह है कि हर मुल्क ने ना अपने मुफादात के तहत चीजों को चलाना होता है और जो दुनिया है वो ये देखती है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक मार्केट मौजूद है, बहुत बड़ी। तो लिहाजा वो उस मार्केट को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेते हैं। इसके बावजूद आप ये देखिए कि इंडिया मतलब 150 करोड़ की आबादी है, वहां पर कोई मेरा ख्याल है कोई 30-35 करोड़ 40 करोड़ की जो है वो ऐसी मार्केट में मौजूदा चीजें खरीदने की जो सलाहियत रखते हैं। तो इसके बावजूद अमेरिका ने कितनी बड़ी बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई इंडिया के ऊपर। ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये मोदी के माइंडसेट की वजह से। मोदी का माइंडसेट जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ जा रहा है, उस पर लास्ट क्या कहना चाहेंगे? अगर सर वो ऑपरेशन इफ एंड बट, अच्छा, वो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर न रखें बल्कि उसका नाम वो रखें कि ऑपरेशन चिता, क्योंकि फिर उनकी चिता जलेगी अगर वही ऑपरेशन करने की कोशिश करें। बहुत खूबसूरत नाम आपने सजेस्ट किया है जी। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।